उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। पशुपालन नागालैंड के लोगों की एक पुरानी परंपरा रही है और इसीलिए पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, मिथुन, सुअर और विभिन्न पोल्ट्री पक्षी यहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नागालैंड की जलवायु परिस्थितियाँ पशुपालन के लिए संपूर्ण रूप से उपयुक्त हैं। इसीलिए ये नागा लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागा परिवारों के लिए ये स्वास्थ्य और धन का भी प्रतीक है। वास्तव में पशुपालन नागालैंड के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। नागा लोगों को सुअर का मांस बेहद पसंद है। नागालैंड में पोर्क की प्रति व्यक्ति खपत देश में सबसे अधिक है। इसीलिए सुअर पालन नागा लोगों की आजीविका और नागा संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। नागालैंड में कुल पशुधन में से 55% से अधिक मात्रा सुअर पालन की है। वो बात और है कि सुअर पालन के तरीके नागा उपजनजातियों में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये विशेष रूप से छोटी इकाइयों में किया जाता है। प्रत्येक घर में 2 से 3 सुअर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये खुले बाड़ों में पाले जाते हैं। नागा लोग प्राचीन काल से ही सुअर पालन करते आ रहे हैं और इसीलिए इन्होंने सुअर पालन के लिए सामान्य प्रबंधन जैसे कि इनका भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन के लिए कुछ पारंपरिक ज्ञान अर्जित कर लिया है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने सुअर के बारे में पारंपरिक ज्ञान को समझने और अध्ययन में रुचि लेनी शुरू कर दी है। नागालैंड के कुछ नई पीढ़ी के किसानों ने पशुपालन को व्यावसायिक स्तर पर करना शुरू किया है और ये कुछ पिग फार्म व्यवसाय का आधार पर चला रहे हैं। इसीलिए सुअरों की स्वदेशी और स्थानीय नस्लों की जगह धीरे धीरे अधिक लाभदायक क्रॉस नस्लें ले रही हैं और प्रगतिशील किसानों ने सुअर पालन के आधुनिक तरीकों को अपनाया है। इसीलिए नागालैंड में इस क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। भारत सरकार नागालैंड में सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर 50% की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। नागालैंड की अधिकतर आबादी मांसाहारी है और यहाँ पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक है। इसलिए नागालैंड के लोगों के लिए मुर्गी पालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हालांकि
क्योंकि मुर्गी पालन यहाँ लगभग हर घर के आंगन में देखने को मिल जाएगा। या फिर आजकल संगठित व्यावसायिक मुर्गी पालन एक नए व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में मुर्गी पालन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पोल्ट्री नस्लों को अपनाया गया है। आज नागालैंड की युवा पीढ़ी व्यावसायिक मुर्गी पालन वैज्ञानिक तरीके से कर रही है और राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। आजकल नागालैंड में बटेर पालन भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। बटेर व्यावसायिक उत्पादन के लिए मांस और अंडों दोनों के लिए उपयुक्त हैं। बटेर के मांस और अंडों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। बटेर पालन आज आय का एक अच्छा स्रोत तो है ही, रोजगार के अवसर भी इसमें मौजूद हैं। बटेर पक्षी पालन में बहुत छोटा पक्षी है और इनका पालन करना बहुत आसान और साधारण है। नागालैंड में करकनाथ नामक मुर्गी की एक और नस्ल है, जिसका रंग काला होता है और इसकी मांग बहुत अधिक है। करकनाथ मुर्गे के न केवल पंख काले होते हैं, बल्कि इसका मांस भी काला होता है। इस काले मुर्गे के काले मांस का मूल्य 800 से 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे दुर्लभ चिकन माना जाता है। यहाँ एक और बड़ा पक्षी पाया जाता है, जिसे कुछ ही नागा लोग पालते हैं। इसे टर्की कहते हैं। टर्की वास्तव में अमेरिका का मूल निवासी है और मेक्सिको के लोगों ने इसे लगभग 800 ईसा पूर्व में पालना शुरू किया था। भोजन के रूप में टर्की का मांस यहाँ लोगों में बहुत लोकप्रिय है। साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। क्रिसमस और थैंक्स गिविंग जैसे त्योहारों पर ईसाई समुदाय में इसका खास महत्व होता है। नागालैंड को मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा बसाया गया था, इसलिए टर्की पालन व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बत्तख पालन के लिए एक गलत धारणा है कि इसके लिए खेती का पानी अनिवार्य है और नागालैंड समेत उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र बत्तख पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि बत्तख पालन भी मुर्गी पालन की तरह किया जा सकता है, और वो भी बिना
कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जूट एक पेड़ है जिससे हमें जूट फाइबर या जूट का रेशा प्राप्त होता है। कॉटन के बाद जूट दूसरा महत्वपूर्ण फाइबर है जिसकी खेती हमारे देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। जूट उगाने के लिए किसान इसके बीजों को मिट्टी पर फैला देते हैं और जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काट लिया जाता है। क्योंकि जूट के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए भूमि को बड़े ध्यान से तैयार करने की आवश्यकता होती है। भूमि को कई बार जोतना पड़ता है। आमतौर पर नदी के किनारों की जलोढ़ मिट्टी जूट की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। मॉनसून के दौरान गर्म और आर्द्र जलवायु जूट की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। जूट के पौधों को थोड़ी गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर इसे धान के खेतों में लगाया जाए तो अच्छी फसल की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। जूट के लिए तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और 70 से 80% नमी बढ़िया पैदावार के लिए उपयुक्त है। जूट एक वर्षा आधारित फसल है और इसमें उर्वरक की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि दीमक वाले खेतों का मेलाथियोन से उपचार किया जाना चाहिए। अगर फिर भी मिट्टी का पीएच 5.5 से कम होता है तो बुआई से कम 21 दिन पहले चूने का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। सारी दुनिया में कुल जूट उत्पादन का 80% उत्पादन भारत में ही होता है और जहां तक असम की बात है तो असम भारत का दूसरा सबसे अधिक जूट उत्पादक प्रदेश है। नागांव, गोलपारा, बोरपेटा और दोरोंग असम के वो जिले हैं जहां सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। बुआई के लगभग 4 महीने बाद जूट की कटाई शुरू हो जाती है। पौधे के डंठलों को भूमि के बहुत करीब से काटते हैं और बाद में डंठलों को बंडल में बांधकर लगभग 20 दिनों तक पानी में भिगोया जाता है। ये प्रक्रिया ऊतकों को नर्म करती है और तंतुओं को अलग करने में सहायता करती है। तंतुओं को अच्छी तरह से धोया जाता है। उसके बाद इन्हें सूखने के लिए लटका दिया जाता है। दो या 4 दिनों में जब ये सूख जाते हैं तो फाइबर को बंडलों में बांधा जाता है और अब ये बाजार जाने के लिए तैयार हैं। जूट कहा जाए तो सबसे सस्ते प्राकृतिक फाइबर में से एक है। इसकी रंगत और इसके नकद मूल्य को देखते हुए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट से तरह तरह के सामान तैयार किए जाते हैं, जैसे गनी बैग, हेशियन, रस्सियां, कारपेट, चटाइयां, तिरपाल वगैरह। असम में जूट मिलों में कुछ इसी तरह का सामान तैयार किया जाता है। लेकिन पहले जिस सामान में जूट का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता था, वहीं आज उसी सामान में जूट का स्थान धीरे धीरे सिंथेटिक सामग्रियां लेती जा रही हैं।
भी वास्तविकता यही है कि आज भी जूट सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फाइबर है, क्योंकि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये सबसे अधिक पर्यावरण मित्र फाइबर है, क्योंकि प्रयोग करने के बाद इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। इसलिए किसानों को जूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए और इस गोल्डन फाइबर की पैदावार अधिक से अधिक करनी चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भारत की एक बड़ी आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी है। साथ ही ये भी परंपरा रही है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही हैं। यही कारण है कि भारत में बहुत सी ग्रामीण महिलाएं कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की भी रोजी रोटी मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर करती है। प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के सांगती की एक महिला किसान हैं, जो भूमि के एक बड़े हिस्से पर विभिन्न प्रकार की खेती कर रही हैं। साथ ही मछली पालन और पशुपालन का कार्य भी कर रही हैं। भारत सरकार ने इन्हें हाल ही में एक प्रगतिशील किसान के रूप में इनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया है। मेरा नाम लांजम है, मैं सांगती से हूँ और मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। हमको इस साल आपका ये दिल्ली से IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी हमको इनोवेटिव अवार्ड मिला है, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए भी। हाल ही में नई दिल्ली में जो हमारा पूसा संस्थान है, जो हम लोग का हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पे एक किसान मेला का आयोजन हुआ था और हमारे यहाँ की एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिनको हम लोग समय समय पर सुझाव देते रहते हैं जो उनको ज़रूरत होती है, और कुछ हम लोगों ने उनके यहाँ ट्रायल्स भी किए, प्रोजेक्ट्स भी चलाए, इम्प्लीमेंट्स किए। उसकी वजह से और उनके अपने प्रयास से उनको अभी हाल ही में एक इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला, जो कि नेशनल लेवल पे है और देश में 5 किसानों को ही मिला। 5 से हमारे इस ज़िले के किसान को मिला, जिनको हम लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग और सुझाव मिलता रहता है। नॉर्थ ईस्ट में पहला है और भारत देश में 5वां अवार्ड है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये विटनेस देता है कि हम लोग का काम कुछ न कुछ हद तक सफल हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्यों को आरंभ करना कोई आसान काम नहीं है। पहले भूमि को समतल करना पड़ता है, झाड़ियों को उखाड़कर भूमि को साफ करना पड़ता है। भूमि को साफ करने के बाद मिस लेंजोम ने कुछ ग्रीन हाउस स्थापित किए हैं, क्योंकि कुछ फसलों की छांव में अच्छी पैदावार होती है और वहीं कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल खुले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। ये इनके खेत का एक विशेष भाग है, जहां ये कीवी की खेती कर रही हैं। यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर भी लगाया है, हॉर्टिकल्चर का काम भी किया है, साथ में जानवर को भी पाला हुआ है। जो हम एग्रीकल्चर में सब्जी लगाते हैं, तो कुछ सब्जी हमारा सेल हो जाता है, जो थोड़ा सेल नहीं होते हैं, उसको हम काट के जानवर को खिलाते हैं, मेरे गाय को खिलाते हैं। फिर उससे भी हमारा जो है सब्जी जो बच जाता है, वो बिल्कुल ही बेकार नहीं जाता है, वो भी मेरा काम में आ जाता है। और फिर जो बिल्कुल ही मतलब जानवर खाने के लायक नहीं है, उसको हम फिर उसको ले जाके एक वर्मी कंपोस्ट बनाया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट का भी यूनिट बनाया हुआ है। तो वहाँ हम जो गाय का गोबर है उसके साथ मिक्स करके हम
वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसको भी हम मेरा एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। मिस लेंजोम ने खेती में पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तकनीकों का प्रयोग किया है। पहाड़ों की मिट्टी आमतौर पर कठोर होती है, यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर पत्थर भी पाए जाते हैं, इसलिए ट्रैक्टर से जुताई करना लाभदायक होता है। मिस लेंजोम ने मिश्रित खेती को बहुत अधिक महत्व दिया है। भूमि प्रबंधन करके ये कई प्रकार की फसलें एक साथ उगाती हैं। उदाहरण के लिए ये यहाँ पर गेहूं की फसल के साथ कीवी की एकीकृत खेती कर रही हैं। इस प्रकार की मिश्रित खेती बहुत लाभदायक होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी एक इंटीग्रेटेड फार्म को आप शुरू करें। वहाँ में आप ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही करें, आप एग्रीकल्चर भी करें, हॉर्टी का काम भी करें और साथ में आप जानवर को भी पालें, क्योंकि हमने देखा है इसमें सब कुछ अगर आप रखिएगा तो आपका कुछ भी चीज़ घर में वेस्ट नहीं होता है और आपका इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिस लेंजोम एक बहुत सफल किसान हैं। इन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र में भी आलू की खेती सफलतापूर्वक करके दिखाई है। इनके खेतों में कुछ पत्तेदार सब्जियां भी देखने को मिल रही हैं। इन्होंने विभिन्न पेड़ों की ग्राफ्टिंग का अनुभव भी किया है। उदाहरण के लिए यहाँ वो जंगली चेरी के वृक्षों पर नाशपाती की ग्राफ्टिंग कर रही हैं। ये उनके खेत में नाशपाती के स्थानीय वृक्ष हैं और यहाँ अखरोट के वृक्षों को एक सीधी रेखा में लगाया गया है। इनके बगीचे में अनार और एवोकेडो के पेड़ भी मौजूद हैं। यहाँ परसिमोन के पेड़ भी एक और लगे हुए हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मिस लेंजोम एक ऐसी महिला किसान हैं जो देश के दूसरे युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो पहले तो ये था कि हम लोग को मार्केट भी नहीं मिलता था, लेकिन आज देख रहे हैं कि इसका फूड्स का बोलो, आपका एग्रीकल्चर का क्रॉप्स का जो भी बोलो, और आपका मछली बोलो, मतलब जानवर पाल के जो दूध बोलो, आपका अंडा बोलो, सब कुछ का डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ में। और लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर हम उसको मार्केट जो नीचे से आते हैं वो मार्केट से हम लोग जो खा रहे हैं और जो अपना पाल के जो खा रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट है, ये सब हम लोग को पता चल रहा है। तो और हम ये एक चीज़ कहना चाहेगा कि जो यूथ है आज जो बिना मतलब नौकरी गवर्नमेंट सर्विस का पीछे भागते रहता है, लेकिन आज पॉपुलेशन जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है हम लोग को इंडिया में, तो गवर्नमेंट कितना लोग को आपको जॉब में डालेगा, उसके लिए तो आपको वैकेंसी भी तो होना चाहिए। तो इससे अच्छा हम ये मैसेज मतलब मेरा जो यूथ है उनको देना चाहेगा कि क्यों ना आप ये सब काम शुरू करें और ये सब काम शुरू करके आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपना फ्यूचर आराम से आप चला सकते हैं।